Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 13 of chapter 1 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss the physico-chemical nature of cytoplasm. जी तो आज के लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात होगी साइटोप्लाज्म के मुतालिक। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं सेल का एक मेजर कंपोनेंट है। साइटोप्लाज्म को आप यूं डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज रीजन बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप एंड सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल के फंडामेंटल पार्ट्स जो कि श्लाइडेन और शॉन ने रिपोर्ट किए थे, उसके मुताबिक हर सेल में आपको ये तीन चीजें जरूर मिलेंगी, यानी उसमें आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, जबकि सेंटर के अंदर जो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उसे न्यूक्लियस कहा जाएगा, और इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो रीजन होगा सेल का उसे साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। और इनफैक्ट इन तीनों के लिए कलेक्टिव टर्म भी यूज की जाती है। इन तीनों को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल का लिविंग मैटर है, इस प्रोटोप्लाज्म के तीन पार्ट्स होंगे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। इस टॉपिक के अंदर हमने बेसिकली साइटोप्लाज्म की फिजिको केमिकल नेचर के बारे में डिस्कस करना है। फिजिको केमिकल नेचर का मतलब है फिजिकल नेचर और इसके साथ साथ केमिकल नेचर। जहां तक साइटोप्लाज्म की फिजिकल नेचर का ताल्लुक है, तो फिजिकली साइटोप्लाज्म आपको बिल्कुल एक एक्वस मीडियम, प्योरली एक्वस मीडियम नजर नहीं आता, बल्कि ये आपको एक जेली लाइक मैस की फॉर्म में नजर आएगा। तो जब भी इसकी फिजिकल नेचर को एक्सप्लेन किया जाता है तो आमतौर पर इसे जेली लाइक कहा जाता है, दिस इज जेली लाइक मैस, या फिर इसके लिए आप वर्डिंग यूज कर सकते हैं कि इट इज सेमी सॉलिड इन नेचर, या फिर आप इसके लिए सेमी लिक्विड टर्म भी यूज कर सकते हैं। ये आप इसकी फिजिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हुए डिफरेंट टर्म्स यूज कर सकते हैं। जहां तक इसकी केमिकल नेचर का ताल्लुक है, तो केमिकली आप ये याद रखिए कि 90% ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वाटर। 90% साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर मौजूद है, तो केमिकली आप इसको एक एक्वस मीडियम कह रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको फिजिकल नेचर में बताया कि ये एक प्योरली एक्वस मीडियम नहीं है, ये बिल्कुल लिक्विड इन नेचर नहीं है, ये सेमी लिक्विड है, ये सेमी सॉलिड है। वो किस वजह से कि असल में बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिसॉल्व हैं। तो ये जो 90% वाटर पर मुश्तमिल साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिसॉल्व हैं। ठीक है, तो वेरियस सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व इन इट। इन वेरियस सब्सटेंसेस में से जो चीजें इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हैं, वो कौन कौन सी चीजें? तो याद रखिए कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे वो इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व होंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे जो भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हैं। और इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के जो आयंस होंगे वो भी इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होंगे। इनकी कंप्लीटली डिसॉल्व होने की सूरत में एक ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ट्रू सॉल्यूशन बेसिकली एक ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व। तो देखिए ये साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा जो है वो ट्रू सॉल्यूशन पर मुश्तमिल है। तो साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा ट्रू सॉल्यूशन में किस तरह से कन्वर्ट हुआ? दरअसल स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में मौजूद वाटर के अंदर, इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस के कंप्लीटली डिसॉल्व होने की वजह से साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा ट्रू सॉल्यूशन बन गया है। और ये जो ट्रू सॉल्यूशन वाला पार्ट है, यही दरअसल सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं कि सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये जो सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, दिस सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज साइटोसोल। तो अक्सर ये टर्म यूज की जाती है, व्हाट इज साइटोसोल? तो याद रखिए कि cytosol term is used for the soluble part of the cytoplasm, and this soluble part of cytoplasm consists of a true solution because various small molecules and ions are completely dissolved in water
to make this true solution, and that act as a soluble part of the cytoplasm which is known as cytosol. और ये जो cytosol है metabolically active part होता है cytoplasm का, इसमें different type की chemical activities perform हो रही होती हैं. This is metabolically active part. दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स के अलावा कुछ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, और जो लार्ज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर के अंदर इनकम्प्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं. तो इनके इनकम्प्लीटली डिसॉल्व होने की वजह से यहां पर एक कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा. दरअसल कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व, दे आर इनकम्प्लीटली डिसॉल्व, और इनमें से कुछ जो है वो अनडिसॉल्व रहते हैं. तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे दरअसल कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाएगा. तो साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा दरअसल कोलाइडल सॉल्यूशन पर मुश्तमिल है. देखिए, इस कोलाइडल सॉल्यूशन वाले पार्ट में भी दो हिस्से होंगे. इसका एक हिस्सा ऐसा है जो कि आपको नॉन विस्कस नजर आएगा, यानी वो मोर लिक्विड इन नेचर है. तो उस नॉन विस्कस पार्ट को, जो कि ये साइटोसोल की तरह का है, इस नॉन विस्कस पार्ट को जो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड नहीं है, गाढ़ा नहीं है, उस नॉन विस्कस पार्ट को दरअसल सोल कहा जाता है. और इसी तरह से इसका एक हिस्सा जो है वो बहुत ज्यादा विस्कस होगा. तो ये जो मोर विस्कस पार्ट है इसका, दिस मोर विस्कस पोर्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज जेल. तो मोस्टली साइटोप्लाज्म का जो पेरिफेरल पोर्शन होता है, पेरिफेरल पोर्शन से मतलब है ये बाहर की तरफ का जो हिस्सा है, दिस आउटर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज मोर लाइक अ जेल. ठीक है, ये जेल की तरह का है, यानी यहां पर ज्यादा लार्जर सब्सटेंसेस मौजूद होंगे जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए होंगे. और जबकि इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है, दिस इज मोर लिक्विड इन नेचर, लेस विस्कस इन नेचर, एंड इट इज नोन एज सोल. और ये इस साइटोसोल के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि साइटोसोल में भी आपको यही कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही हैं कि साइटोसोल भी सॉल्युबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का. और साइटोसोल के अंदर आपने देखा था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस कंप्लीटली डिसॉल्व हुए होते हैं. तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें भी ये दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से को सोल और दूसरे हिस्से को जेल कहा जाता है. अच्छा, इसके अलावा देखिए कि ये जो साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल रीजन जिसको हमने जेल कहा है, दिस रीजन इज आल्सो नोन एज एक्टोप्लाज्म. दिस पेरिफेरल रीजन इज आल्सो नोन एज एक्टोप्लाज्म. और इसी तरह से जो इनर पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दिस इज आल्सो नोन एज एंडोप्लाज्म. तो इस तरह से आप ये टर्म्स भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं, एक पार्ट को एक्टोप्लाज्म कहा जाता है जो इसका पेरिफेरल पोर्शन है, आउटर पोर्शन है, और जबकि दूसरा पार्ट जो इसका इनर पोर्शन है उसे कहा जाता है एंडोप्लाज्म. तो आपने इस केमिकल नेचर से अंदाजा लगाया कि ये जो केमिकली आपको 90% वाटर पर ये मुश्तमिल नजर आ रहा था, और इसके साथ साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कुछ कंप्लीटली डिसॉल्व और कुछ इनकम्प्लीटली डिसॉल्व हैं. इसी वजह से ये आपको प्योर एक एक्वस मीडियम के तौर पर नजर नहीं आएगा. अगर फिजिकली इसको एनालाइज किया जाए, आपको फिजिकली ये एक जेली लाइक या सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड इन नेचर नजर आएगा. जहां तक साइटोप्लाज्म के फंक्शंस का ताल्लुक है, तो साइटोप्लाज्म असल में सेल के अंदर दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस या रोल्स के साथ कंसर्न है. उनमें से एक रोल है कि ये साइटोप्लाज्म सेल के अंदर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की साइट के तौर पर एक्ट करता है. बहुत सारे मेटाबॉलिक इवेंट्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं. मिसाल के तौर पर उन मेटाबॉलिक इवेंट्स में जो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहे हैं, उसमें आपको एक वेल नॉन मेटाबॉलिक इवेंट याद होगा, ग्लाइकोलिसिस. तो ये ग्लाइकोलिसिस ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में होने वाला एक मेटाबॉलिक पाथवे. इसके अलावा, इस ग्लाइकोलिसिस के अलावा अगर और कोई मेटाबॉलिज्म आपसे पूछा जाए जो साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म हो रहा है, तो आप याद रखिए कि ये जितना भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस इटसेल्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी इंक्लूड होता है और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का भी पार्ट है. तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप जानते हैं कि कुछ और इवेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपको ह्यूमन सेल के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का इवेंट नजर आएगा, और इसी तरह से आपको यीस्ट के अंदर आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस नजर आएगा इस एनारोबिक रेस्पिरेशन की फॉर्म में. तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के इवेंट्स हैं, ये भी कंप्लीटली साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं. तो इस तरह से साइटोप्लाज्म एक्ट एज साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. और इसके अलावा दूसरा जो इसका एक और रोल है कि इट ऑल्सो एक्ट एज अ साइट of storage of different type of materials.
साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं, ऐसी चीजें जो यूजफुल हैं, जिनको सेल ने बाद में अपने इस्तेमाल में लेकर आना होता है, वो यूजफुल सब्सटेंसेस भी यहां पर स्टोर होते हैं। और इसके साथ साथ जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं जिनको सेल ने बाहर निकालना होता है, उन वेस्ट सब्सटेंसेस को भी टेम्परेरली सेल अपने अंदर स्टोर कर लेता है अपने साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस तरह से ये यूजफुल एज वेल एज वेस्ट मटेरियल्स के लिए एक स्टोर हाउस का भी रोल प्ले कर रहा है। यूजफुल मटेरियल्स क्या होंगे जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो रहे हैं? जैसे आपको याद होगा, आपने मसल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज पढ़ा है, ठीक है? तो ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज या इसके अलावा मायोग्लोबिन का स्टोरेज, तो ये यूजफुल सब्सटेंसेस की एग्जांपल दी हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो रहे हैं। इन सब्सटेंसेस के अलावा अगर हम देखें तो कुछ सेल्स के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर होते हैं। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स ये भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो सेल एनर्जी रिजर्व के तौर पर इनको स्टोर कर लेता है और बाद में फिर उनको यूटिलाइज करता है। तो ये जितने भी आपको सब्सटेंसेस बताएं, ये यूजफुल मटेरियल्स हैं जो सेल के अंदर स्टोर हो रहे हैं। साइटोप्लाज्म इन सब्सटेंसेस के लिए एक स्टोर हाउस का रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो आयंस हैं उनका स्टोरेज भी यहां पे हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा देखिए जो वेस्ट मटेरियल जिनको सेल ने बाहर एलिमिनेट करना होता है, दोस वेस्ट मटेरियल्स आर आल्सो स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ऐसे वेस्ट मटेरियल्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होंगे, जैसे आप देखिए कुछ प्लांट सेल्स के अंदर कैल्शियम ऑक्सिलेट आयंस स्टोर हो जाते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्सिलेट आयंस ये ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसको प्लांट सेल ने एलिमिनेट करना होता है, और लेकिन ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होगा। और इसी तरह से और फिर कुछ सेल्स कुछ अल्किलॉइड टाइप के कंपाउंड्स को स्टोर कर लेते हैं और उन अल्किलॉइड कंपाउंड्स को फिर जरूरत पड़ने पर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। या फिर रेजिन्स की सिक्रीशन जिन सेल से हो रही है, तो वो रेजिन भी असल में साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होता है और फिर उसको टाइम पड़ने पर वो सेल अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल जिनको सेल ने बाहर निकालना होता है वो भी टेम्परेरली साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्टोर होंगे और फिर जरूरत पड़ने पर उन वेस्ट से सेल छुटकारा हासिल कर लेता है। तो अभी हमने जो साइटोप्लाज्म का फंक्शन पढ़ा है, अगर हम इस फंक्शन को साइटोप्लाज्म के साथ रिलेट करें तो आप ये देखिए कि साइटोप्लाज्म का जो मैंने अभी आपको स्टोरेज रोल बताया है, तो ये दरअसल स्टोरेज रोल ये इसके जेल वाले पार्ट के साथ कंसर्न है। जेल जो कि आपको अभी बताया था कि ये इसका आउटर पोर्शन है जिसे एक्टोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो इसका दरअसल ये जो स्टोरेज रोल है ये जेल के साथ एसोसिएटेड है। जेल या आउटर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म actually act as the storehouse of the cell. तो storehouse of the cell या storage role of the cytoplasm is actually associated with which part of the cytoplasm? तो it is associated with the gel of the cytoplasm. और इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि which part of the cytoplasm is associated with its metabolic function, तो अभी जो हमने इसका मेटाबॉलिक रोल देखा, तो वो मेटाबॉलिक रोल दरअसल इसके सोल वाले पार्ट के साथ कंसर्न है। यानी जो इनर पोर्शन है वो दरअसल मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट होता है और दरअसल उसी को साइटोसोल भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको टर्म बताई थी यहां पर कि दिस soluble part of the cytoplasm is also known as cytosol। तो ये cytosol दरअसल मेटाबॉलिक रोल के साथ एसोसिएटेड है। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है कि ये जो दोनों फंक्शंस हैं साइटोप्लाज्म के, ये साइटोप्लाज्म के डिफरेंट रीजन्स के साथ इस तरह से एसोसिएटेड है। देखिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। तो जब ये ऑप्शंस दिए जाते हैं तो अक्सर बच्चे जब ये स्टोर हाउस का उनसे पूछा जाए तो फौरन उनका माइंड साइटोप्लाज्म की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो फौरन माइटोकॉन्ड्रिया को पिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में टर्म बड़ी पॉपुलर है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। तो ये दरअसल पावर हाउसेज हैं, ये स्टोर हाउसेज नहीं है। लेकिन जब भी ये किसी क्वेश्चन में स्टोर हाउस का वर्ड यूज किया जाता है तो अक्सर दिमाग माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चला जाता है, तो यहां पर अक्सर मिस्टेक हो जाती है। लेकिन आपने केयरफुल रहना है, जब भी स्टोर हाउस ऑफ द सेल आपसे पूछा जाए तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी स्टोर हाउस के तौर पर एक्ट नहीं करता, ना ही ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल। अच्छा, सम टाइम ये ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल का जो ऑप्शन है ये भी अक्सर बच्चे पिक कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि मसल सेल्स के अंदर जो ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल्स होती हैं, उन ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल के अंदर कैल्शियम आयंस का स्टोरेज हो रहा होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात बच्चे ये समझते शायद ये आंसर होगा, लेकिन आप देखिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको
आपको कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस तरह के सेल के मुतालिक ये बात पूछी जा रही है। आपसे ये क्वेश्चन यूं जनरल वे में पूछा गया है, तो इस वजह से आपका आंसर भी यहां पर जनरल आंसर होना चाहिए। आपने ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल को भी कंसिडर नहीं करना, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर आंसर होगा और ना ही न्यूक्लियस यहां पर आंसर बनेगा। तो एक्चुअली सेल का स्टोर हाउस क्या है? सेल का स्टोर हाउस साइटोप्लाज्म है, देयरफॉर साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं इनको हम कलेक्टिवली साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स कहेंगे, और इन कंपोनेंट्स को भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक पार्ट को कहा जाएगा सेल इंक्लूजन्स और दूसरे पार्ट को कहा जाएगा सेल ऑर्गेनल्स। तो ये सेल इंक्लूजन टर्म दरअसल यूज की जाती है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स के लिए। ये हमेशा नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होंगे, किसी मेम्ब्रेन से ये कवर्ड नहीं होंगे। इसके मुकाबले में अभी आप देखिएगा कि सेल ऑर्गेनल ये मेम्ब्रेन से कवर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन सेल इंक्लूजन्स कभी भी मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होंगे। सो दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। और दूसरी अहम बात इनके बारे में ये याद रखिए कि ये हमेशा ग्रेन्यूलर इन नेचर होंगे, बहुत छोटे साइज के होंगे और ग्रेन्यूल की तरह होंगे, दाने नुमा होंगे। तो ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स जो नॉन मेम्ब्रेनस हैं और ये किसी वेस्ट या फिर कोई यूजफुल मटेरियल पर मुश्तमिल हो सकते हैं। अभी जैसे आपको मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म का जो स्टोरेज रोल है उसमें डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट सब्सटेंसेस या फिर यूजफुल सब्सटेंसेस जो टेम्परेरली साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस जिनको साइटोप्लाज्म ने बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना होता है या फिर यूजफुल सब्सटेंसेस जिनको बाद में यूज करना होता है, तो ये इसी तरह के वेस्ट या यूजफुल सब्सटेंसेस के ग्रेन्यूल्स होंगे जो किसी मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होते, और इन्हीं चीजों के लिए टर्म सेल इंक्लूजन यूज की जाती है। तो दूसरी तरफ ये जो सेल ऑर्गेनल की टर्म है ये डेफिनेट शेप रखने वाले स्ट्रक्चर्स के लिए यूज की जाती है। सेल ऑर्गेनल्स आर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। डिस्क्रीट का मतलब यहां पर यह है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कोई डेफिनेट शेप रखता हो। तो सेल ऑर्गेनल्स आर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। डिस्क्रीट का मतलब मैंने क्या बताया कि स्ट्रक्चर हैविंग अ डेफिनेट शेप। तो इस तरह से एक डेफिनेट शेप रखने वाले स्ट्रक्चर उन्हें कहा जाएगा सेल ऑर्गेनल। और इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये आमतौर पर किसी मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होते हैं। दे आर यूजुअली मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ इनक्लोज होना ये कोई लाजमी फीचर नहीं है, लेकिन जनरली दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। आप देखेंगे कि अभी हम डिफरेंट ऑर्गेनल्स को भी जब डिस्कस करेंगे उनमें आपको दिखाया जाएगा कि कुछ ऑर्गेनल्स सिंगल मेम्ब्रेन से इनक्लोज होते हैं और कुछ ऑर्गेनल्स टू मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स से इनक्लोज होते हैं, और कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे भी अभी आपको नजर आएंगे जो किसी मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं है। लिहाजा याद रखिए कि ये फीचर ऑर्गेनल के लिए कंपलसरी फीचर नहीं है। इसके मुकाबले में जो इससे पहले वाला फीचर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ऑर्गेनल्स मस्ट हैव अ डेफिनेट शेप, दे मस्ट बी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, तो ये टर्म इसके लिए कंपलसरी टर्म बन सकती है, लेकिन दे आर यूजुअली मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि द सेल ऑर्गेनल्स मस्ट बी मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, किसी एमसीक्यू में इस तरह से आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है कि सेल ऑर्गेनल के लिए मेम्ब्रेन के साथ इनक्लोज होना ये कोई लाजमी फीचर नहीं है। अच्छा, और हर सेल ऑर्गेनल किसी न किसी फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होगा। जिस तरह से किसी बॉडी के अंदर ऑर्गन किसी खास फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल इसी तरह से ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये भी ऑर्गन्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। जैसे एक बॉडी के अंदर ऑर्गन का रोल है, बिल्कुल इसी तरह से सेल का जो ऑर्गन होगा वो ये ऑर्गेनल होगा, और ये ऑर्गेनल भी किसी न किसी पर्टिकुलर फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है। जैसे अभी हम सेवरल सेलुलर ऑर्गेनल्स अभी पढ़ेंगे और हर एक के लिए कोई स्पेसिफिक रोल डिटरमिन्ड है सेल के अंदर। तो इस तरह से आपने ये सेल ऑर्गेनल्स की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको याद रखना है। जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल ऑर्गेनल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सेल ऑर्गेनल, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सेल ऑर्गेनल्स की याद होनी चाहिए। और इसी तरह से आपने सेल इंक्लूजन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, और अब आप दोनों के दरमियान डिफरेंस भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेल ऑर्गेनल्स और सेल इंक्लूजन्स दोनों एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट हैं। सेल इंक्लूजन कोई डेफिनेट शेप रखने वाले स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जबकि इसके मुकाबले में सेल ऑर्गेनल एक डेफिनेट शेप रखने वाले स्ट्रक्चर्स होंगे। सेल इंक्लूजन किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होंगे, लेकिन आमतौर पर सेल ऑर्गेनल किसी न किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड होंगे। और
सेल इंक्लूजन्स जो हैं ये हमेशा ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होंगे, जबकि आपको अभी सेल ऑर्गेनल्स की शेप दिखाई जाएंगी। उनमें से कोई वेजिकुलर शेप के होंगे, कोई सिस्टर्ने शेप के होंगे, कोई रॉड शेप के होंगे, कोई फिलामेंटस होंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हैव डिफरेंट शेप्स, लेकिन यहां पर आपको मोस्टली ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स के तौर पर नजर आएंगे। और आपने देखा कि सेल इंक्लूजन्स, इनका कोई स्पेसिफिक रोल भी नहीं होता। इनमें से बास सेल इंक्लूजन्स किसी वेस्ट सब्सटेंस पर मुश्तमिल होंगे जिसको सेल ने अल्टीमेटली बॉडी से बाहर सीक्रेट कर देना होता है, और इसी तरह से ये सेल इंक्लूजन किसी यूजफुल सब्सटेंस पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं जिसने आगे चलकर किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर यूटिलाइज हो जाना होता है। तो इस तरह से इनका कोई एक डेफिनेट रोल भी नहीं होगा, जिस तरह से आपको सेल ऑर्गेनल के मुतालिक बताया है। तो अब आप देखिए कि ये जो सेल ऑर्गेनल, जिसको हमने कहा था कि ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स इन द सेल कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, तो ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, वैक्यूल, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स, सीलिया एंड फ्लैजेला, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। तो इन तमाम को हम वन बाय वन कवर करेंगे, लेकिन यहां पर आपको ये जो लिस्ट बनाकर दिखाई हुई है इनमें इनकी शेप्स को कंपेयर किया हुआ है, क्योंकि अक्सर इनकी शेप के हवाले से एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनक्लोज्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिकुलर स्ट्रक्चर। तो आपको इनकी शेप्स याद रखनी होंगी, और ये सिंगल मेम्ब्रेनस हैं या डबल मेम्ब्रेनस हैं या दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये फीचर भी आपको याद रखना होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज यहां से पूछे जा सकते हैं। जैसे आप देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है सिस्टर्ने का। सिस्टर्ने में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये असल में इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को सिस्टर्ने कहा जाता है। एक सैक होता है यूं स्फेरिकल सैक जिसे वेजिकल कहा जाता है, वेजिकुलर, और एक सैक होगा यूं इस तरह से इलोंगेटेड सैक। तो ये दरअसल इलोंगेटेड सैक को कहा जाता है सिस्टर्ने। तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है सिस्टर्ने का। जबकि राइबोसोम ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे से ये ग्रेन्यूल्स पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर्स होंगे। On the other hand, Golgi complex not only consists of cisternae बल्कि इसमें वेसिकल्स भी इंक्लूडेड हैं। और जबकि लाइसोसोम और उसके बाद फिर पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम और वैक्यूल ये सभी वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन साइटोस्केलेटन को आप फिब्रस स्ट्रक्चर्स कंसीडर करेंगे, और जबकि सेंट्रियोल्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ रॉड्स, और सीलिया या फ्लैजेला ये भी फिब्रस या फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की शेप या तो रॉड शेप कहलाती है या फिलामेंटस, और जबकि प्लास्टिड्स ये डिस्कॉइड स्ट्रक्चर्स होंगे, और न्यूक्लियस को आमतौर पर स्फेरिकल बॉडी कहा जाता है। तो ये आपने इनकी शेप्स याद रखनी है। इसके अलावा आप देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इट इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। और इसी तरह से मजीद जो सिंगल मेम्ब्रेन से इनक्लोज स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसकी बॉडी भी एक सिंगल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है। लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, वैक्यूल ऑल ऑफ देम आर इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ये राइबोसोम की बात करें तो ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेनस। और इसी तरह से आप देखिए साइटोस्केलेटन भी नॉन मेम्ब्रेनस होगा, साइटोस्केलेटन इज आल्सो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेनस है। सीलिया और फ्लैजेला ये मेम्ब्रेनस होंगे, दे आर इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, दे आर इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। बास बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि शायद सीलिया या फ्लैजेला जस्ट एक अपेंडेज है, जस्ट एक फाइबर है, लेकिन अभी आप जब ये सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल ये स्ट्रक्चर्स होंगे, और इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड होती है। सो दे आर आल्सो इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। बट ऑन द अदर हैंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। तो ये सभी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स इस तरह से याद रह जाएं तो कई एक एमसीक्यूज यहां से जो अराइज होते हैं शेप के हवाले से या उनके सिंगल या डबल या नॉन मेम्ब्रेन होने के हवाले से, वो एमसीक्यूज आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian.
and also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.